और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा के विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि 90 सीटों के लिए मतदान जारी है। हरियाणा में अब तक 13% वोटिंग, पंचकुला में 5.3%, अंबाला में 8.7% वोटिंग, यमुनानगर में 10.9% और कुरुक्षेत्र में 9.6% वोटिंग, कैथल में 10% और करनाल में 6.2% वोटिंग हुई है। बात पानीपत की करें तो 8.5% और सोनीपत में 6.5% वोटिंग हुई है। जींद में 10.2% और फतेहाबाद में 8.9% वोटिंग। सिरसा में अभी तक 6.7% ही वोटिंग हुई है। हिसार में 8.9%। भिवानी की बात करें तो वहां पर भी तकरीबन 8.4% और चरखी दादरी में 8.8% वोटिंग हुई है। रोहतक की बात करूं तो वहां पर सबसे कम 3% वोटिंग हुई है और झज्जर की बात करें तो 6% वोटिंग। महेंद्रगढ़ में 9.3% वोटिंग। महेंद्रगढ़ में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। इधर उधर के मुद्दों को ले आए, लेकिन लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं। लोग झेल रहे हैं बदहाली, लोग झेल रहे हैं देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा, विकास की पटरी से उतरता हुआ देखा लोगों ने हरियाणा को। तो लोग ये मुद्दे देख रहे हैं और लोग इन मुद्दों का के हिसाब से अपना निर्णय ले चुके हैं। ये जो आपने डाइवर्ट किया, ये केवल बीजेपी आईटी सेल में और मीडिया के स्पेस में डाइवर्ट हुए, लेकिन धरातल पे मुद्दे वहीं खड़े हैं। जो परिस्थिति लोगों की 10 साल में जो बुरा हाल लोगों का हुआ, लोगों ने उनका बुरे हाल को समझा है कि बीजेपी जिम्मेदार है और लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया है कि अशोक तंवर को यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि कुमारी शैलजा को अपमानित करना चाहते हैं। ये तो आप एक बात बताइए, ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि भाई प्रदेश के सबसे बड़े दलित नेता हैं अशोक तंवर जी, जब ज्वाइन हुए बीजेपी। ये वही हैं खट्टर साहब, उन्होंने तब ये बयान दिया था और उस समय कहा था कि इससे ये प्रतीक होता है कि जो है इतने बड़े दलित नेता बीजेपी में आए तो दलित समाज बीजेपी के प्रति आकर्षित होगा। ये उन्होंने कहा था उस समय। उनका उस समय का बयान आप चलाओ जब वो बीजेपी ज्वाइन हुए थे। एमपी साहब, आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री लाडवा में वोट डाला, उन्होंने कहा कि शैलजा को लेकर और एक बार फिर कहा कि हाथ जरूर राहुल गांधी मिलवा गए, लेकिन अभी जो है खटास दूर नहीं हुई है और वो इस चीज़ का उदाहरण भी एक इंटरव्यू का वो दे रहे थे। ये कौन कह रहा है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री। वो ये 10 साल के अपने काम बताएं, उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो जो आपको दीपक को मैंने जवाब दिया आपको कि ये तो केवल एक भाजपा के आईटी सेल और भाजपा द्वारा प्रदेश की जो बदहाली है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की। करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल के बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें, 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें। नहीं, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मैं लगभग 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आया हूँ प्रदेश में, अलग अलग कोनों में, और सभी तरफ बहुत बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। और मेरा दावा है, चैलेंज है कि पूर्ण बहुमत से हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। 100% तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हरियाणा का माहौल अच्छा है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के लोगों को ईमानदार और पारदर्शी शासन दिया है। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए।
बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। देखिए, मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा, उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ और आप सबका बेहतरीन दिल से धन्यवाद। आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा को और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर ट्रक में भीषण आग लगी है। ट्रकों के बीच भिड़ंत के बाद यह आग की घटना सामने आई है। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। भीषण आग का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है। तो बड़ी खबर, ट्रक में भीषण आग, ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है और इस दौरान 2 ट्रकों में ये भिड़ंत बताई जा रही है। भीषण आग का ये वीडियो सामने आया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितनी बड़ी है और किस तरीके से ये टक्कर हुई होगी। दोनों ही गाड़ियां जो है, दोनों ही ट्रक जो है आपस में भिड़ गए और धुएं का गुबार जो है वो नजर आया है। हालांकि कुछ समय के लिए ट्रैफिक को पूरी तरीके से यहाँ पर रोक दिया गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने इसे अपने फोन में कैद कर लिया और ये तस्वीरें बता रही है कि हादसा अपने आप में बेहद ही भीषण था। भीषण आग का ये वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल ट्रक में जो आग लगी है उसे बुझाने के लिए लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। ट्रकों के बीच ये भिड़ंत हुई, जिसके बाद ये आग लग गई। लेकिन ये गनीमत रही कि ड्राइवर और खलासी ने सूझबूझ के साथ ट्रक से छलांग लगा दी, अन्यथा इस आग में जो है भारी नुकसान हो सकता था और 2 लोगों की जान भी जा सकती थी। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा अपने आप में भीषण था, लेकिन ये हादसा किस वजह से हुआ, कैसे आमने सामने की टक्कर हुई, यह अब जांच का विषय है। फिलहाल दोनों की हालत ठीक है क्योंकि दोनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। लेकिन हाँ, ट्रक में जो सामान था वो पूरी तरीके से जल चुका है और ट्रक भी जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। धुएं का गुबार ये बता रहा है कि आग बेहद ही भीषण लगी है और जिसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। जिस सड़क पर ये हादसा हुआ है वहां पर ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया गया और वहां पर मौजूद लोगों ने इसे अपने फोन में कैद कर लिया क्योंकि हादसा इतना भीषण है कि 2 ट्रक आमने सामने टकराते हैं और दोनों में ही आग लग जाती है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर होने के बाद दोनों ही ट्रक में आग लग जाती है और यह आग पूरी ट्रक को अपनी आगोश में ले लेती है और धीरे धीरे करके पूरा ट्रक जल जाता है। हालांकि यहाँ पर गनीमत ये रही कि ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अपने फोन में इन तस्वीरों को कैद किया है। ये घटना अपने आप में बेहद ही बड़ी है, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि आमने सामने की ये टक्कर आखिर कैसे हुई, क्योंकि 2 ट्रक आपस में ही टकरा गए हैं। भीषण आग का ये वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल राहत बचाव वहां पर जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जेल में कैदी की मौत मामले में अपडेट है। मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे परिजन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे। कल रात को जमानत के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी थी, अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। हिरण शिकार मामले में जेल में बंद था मृतक। तो जेल में कैदी की मौत मामले में यह अपडेट सामने आया है कि मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं परिजन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है जो समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कल रात को जमानत मिली थी, लेकिन उसके बाद अचानक से तबीयत बिगड़ गई। जब तक अस्पताल लेकर जाते तब तक मौत हो चुकी थी। वहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल हिरण शिकार का ये पूरा मामला था जिसमें जेल में बंद था ये मृतक और जैसे ही जेल से जमानत मिली थी तो अचानक से जब साइन कर रहा था उसी दौरान
चक्कर आया और उसके बाद वहीं पर बेहोश हो गया और जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन वहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है और इसी को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। प्रेमदान संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। प्रेमदान, जेल में कैदी की मौत का ये मामला, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल कैदी को जमानत मिली थी। जमानत के बाद में जैसे ही उसको रिहा किया जा रहा था उसी दरमियान उसकी तबीयत बिगड़ी थी और जब हॉस्पिटल लेके गए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में इसकी न्यायिक जांच जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन परिजन जो है निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं लापरवाही रही है जेल के द्वारा, तो इस पूरे मामले में लेकर के पुलिस और प्रशासन की ओर से समझाइश जारी है। लेकिन फिलहाल परिजन जो है वो धरने पर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिरण शिकार प्रकरण में बाड़मेर जिले के धोरीमना थाना क्षेत्र के खूमे की बेरी निवासी भोमाराम पुत्र लालाराम, जो कि पिछले काफी दिनों से जेल के अंदर बंद थे, जिनको कल ही जमानत मिली थी। जमानत के बाहर रिहा, इसकी तबीयत बिगड़ी थी और इलाज के दौरान मौत हो गई। जी ठीक है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया है? मौत के पीछे का कारण क्या है? कुछ अभी तक समझ आया इस पूरे मामले पर? देखिए, मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद में चीजें निकल के सामने आएंगे कि मौत के पीछे के कारण क्या हो रही है, क्योंकि इससे पहले प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि हो सकता है इसको हार्ट अटैक आया हो, साइलेंट हार्ट अटैक आया हो। लेकिन फिलहाल मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में चीजें सामने आ पाएगी कि आखिर मौत के पीछे कारण क्या है। ठीक है प्रेमदान, मैं लौटती हूं आपके पास। सीईओ बाड़मेर रमेश कुमार शर्मा इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सर, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जो मामला सामने आया है सर, कल रात को जमानत के बाद अचानक से तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद अस्पताल में डॉक्टर्स उस युवक को मृत घोषित कर देते हैं। अब परिजन क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या पूरा मामला है? परिजन इस घटना की जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होवे। तो इस संबंध में न्यायिक महोदय अभी मोर्चरी पधारे हुए, परिजन यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। परिजनों ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। अभी पोस्टमार्टम में कितना समय लग सकता है जब तक ये स्पष्ट हो जाए कि मौत की वजह क्या है असल? अभी परिजनों से प्रशासन और बात कर रहा है, वार्ता कर रहा है प्रशासन। उनकी वार्ता के बाद में ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम संभव हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे एक व्यक्ति जो जेल से जमानत जिसे मिल रही थी अचानक से इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि अस्पताल पहुंचने तक वो अपना दम तोड़ देता है। जी जी जी, ऐसे ही है कि जेल में उसकी तबीयत खराब हुई है। तबीयत खराब होने के बाद उसको हॉस्पिटल लाए या उसकी मृत्यु होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इस वक्त सीईओ बाड़मेर से रमेश कुमार शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे थे, जिनका ये कहना है कि अभी यहाँ पर मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं, बातचीत की जा रही है परिजनों के साथ और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक स्पष्ट कारण नहीं सामने आ पाएंगे कि मौत की असल वजह क्या थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर मौत किस वजह से हुई है। फिलहाल तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मौत के पीछे का कारण क्या है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है और यह छापेमारी आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए कर रही है। महाराष्ट्र में जैश से जुड़े 4 लोग हिरासत में लिए गए। ये कार्रवाई इसलिए भी अहम है, इससे पहले जैश नेटवर्क के खिलाफ सिर्फ कश्मीर में ही जांच एजेंसियों की छापेमारी होती थी, लेकिन यह पहली बार है कि कश्मीर के बाहर भी जांच एजेंसियों की एक कार्रवाई हो रही है। जम्मू कश्मीर के अलावा 4 राज्यों में छापेमारी हो रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में भी एनआईए छापेमारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में अब तक 32 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऑटोमेटेड हथियार बरामद किए गए हैं। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके में नक्सलियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। मुठभेड़ में 32 नक्सली ढेर, 28
के शव बरामद हुए हैं। 25 लाख का इनामी नक्सली कमलेश भी इसमें ढेर हुआ है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। मौके से AK-47 SLR समेत हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो आज दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है जवानों ने, जिसमें 32 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 28 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं सीएम साय मुठभेड़ के बाद बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं। वहीं सीएम ने इस कामयाबी के लिए जवानों को बधाई भी दी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। 7 अक्टूबर को होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम, गृह सचिव, IB चीफ, अर्धसैनिक बलों के DG, NIA DG समेत गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि 2026 तक देश से नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया किया जाएगा। गृह मंत्रालय इसके लिए राज्यों के साथ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों की फंडिंग रोकने के लिए जम्मू कश्मीर की तर्ज पर एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा। और अब जयपुर से बड़ी खबर है। मंदिर में घुसा सिरफिरा युवक। छोटी चौपड़ स्थित सीताराम जी मंदिर में घुसा सिरफिरा युवक। मंदिर के दरवाजे खोलकर युवक ने किया महंत पर हमला। और सुबह 4 बजे मंदिर में घुसे युवक ने किया महंत पर हमला। महंत नंद किशोर शर्मा पर फेंका घी। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। और हालांकि सिरफिरे युवक को कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया। अब कोतवाली थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। तो हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर मंदिर में आपको एक सिरफिरा युवक नजर आ रहा होगा, जिसे महंत ने जाने से रोका तो उसने महंत पर ही हमला कर दिया। और उसके बाद वहां पर जो घी रखा हुआ था वो उस पर फेंक दिया। हालांकि सिरफिरे युवक को जो है पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है और अब आगे उससे जो है पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पर जो घी रखा गया था उसे फेंक दिया गया इस बदमाश के द्वारा महंत पर। ये कैमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ पर महंत जो है पूरी कोशिश करके उसे पकड़ते हुए नजर आ रहे थे। मंदिर के दरवाजे को खोलकर ये युवक अंदर घुस गया। सुबह 4 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस आगे जांच कर रही है। बुलंदशहर में पुलिस टीम और रोडवेज बस पर पथराव के बाद पुलिस अलर्ट है। और इसी क्रम में IG मेरठ जोन घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। IG घटनास्थल से जामा मस्जिद तक पहुंचे और इसके बाद SSP समेत पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में समुदाय विशेष के कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव किया था। बताया जा रहा है कि स्वामी नरसिंहानंद के बयान से नाराज थे, जिससे गुस्साए मुस्लिम समाज के लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही में जुटी है। तो कल गुस्साए लोगों ने यह पथराव किया था। जुम्मे की नमाज के बाद यह पथराव किया गया था। अब बुलंदशहर में पथराव के बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। 8 लोगों को पुलिस ने यहां पर हिरासत में लिया है और इस दौरान सीसीटीवी से आरोपियों को अब चिन्हित किया जा रहा है। तो पूरा सुरक्षा अमला जो है वो मौके पर इस वक्त मौजूद है और जगह जगह पर जो है पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद पथराव की यह घटना। और